अदावर नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम शान तलाव में पहुंचे हुए हैं और आज मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं रिटायर सूबेदार मोहम्मद यूनुस जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज इनसे हम जानेंगे क्योंकि जी इन्होंने आर्मी को 30 साल दिए, तो आज हमने सोचा कि आज हम इनके पास जाते हैं क्योंकि 30 साल इन्होंने अपने मुल्क के लिए लगाए हैं। तो इनसे हम बहुत सी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और हमने यही सोचा था कि आप लोगों को इनसे रूबरू करवाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम ये बाहर रहे हैं, बहुत से इलाकों में भी गए हैं। तो आज भी ये मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी एक्टिव है। बड़ा अच्छा लगता है देखकर, मुझे लगता है कि 75 के करीब इनकी एज होगी। तो आज इनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में। मेहरबानी, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि आपने काफ़ी टाइम जो है वो सर्विस में दिए, आर्मी में थे आप, काफ़ी टाइम अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए आपने 30 साल दिए। तो ये कब सर्विस आपने ज्वाइन की थी, जो आर्मी की सर्विस थी वो कब ज्वाइन की थी? मैंने सर्विस 1970 में जो है आर्मी के अंदर मैं भर्ती हो गया सिपाही के तौर पे। तो ग्वालियर में मैंने ट्रेनिंग की। वहाँ पे 9 महीने ट्रेनिंग करने के बाद 71 की लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, जब हमारे पास जैसे ट्रेनिंग खत्म हुई तो वो जंग शुरू हो गई। मतलब 2-3 महीने के बाद जो है लड़ाई शुरू हो गई। हम अक्टूबर में पासिंग आउट हुए और नवंबर में लड़ाई शुरू हो गई। जब लड़ाई शुरू हो गई तो फिर आपको पता है जब लड़ाई शुरू होती है तो पूरी फौज को एक्टिव होना पड़ता है, लड़ाई के लिए पूरा तैयार होना पड़ता है, चाहे वो रिक्रूट है चाहे वो पुराना सोल्जर है। तो सब लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और हम भी लड़ाई के बिल के लिए तैयार हो गए और लड़ाई के लिए गए। तो वो जो आप कह रहे हो 71 में जंग जो लड़ाई आपने लड़ी थी, तो वो मतलब कितना टफ था, कितना मुश्किल था? क्योंकि अभी उसी वक्त आपने ट्रेनिंग से, आप कह रहे हो कि ट्रेनिंग से उसी वक्त तो फारिग हुए थे, तो कितना मुश्किल था, मतलब कितना आपको टफ लगा उस टाइम? देखो, जब हमने ट्रेनिंग हमारा पास कर ली और लड़ाई शुरू हो गई तो हम सेंटर में थे, यूनिटों में नहीं गए थे। यूनिटों में उसने यूनिटें कम थी, वैकेंसियाँ कम थी, रिक्रूट 2-2, 3-3 साल से जब यूनिट सेंटर में रहते थे। तो जब कहीं कोई रिटायरमेंट यूनिट से जाता था तो उसकी जगह में हम सेंटर से पोस्टिंग यूनिट में जाते थे। पहले ये सिस्टम था। तो उसने जब लड़ाई शुरू हुई तो बांग्लादेश में रीइंफोर्समेंट के लिए गए। वहाँ पे जब पहुँचे तो लड़ाई सीज फायर हो गया। तो फिर हमने तो जो 93,000 जितना भी फौजी था पाकिस्तान का, वो हमने बेख्तियार जो है कि यहाँ पे लाए, ग्वालियर में लाए। जो उनका सोल्जर था पाकिस्तान का, आर्मी का जवान था, वो हमने ग्वालियर में लाया। और जो ऑफिसर थे वो तो बरेली में। तो उनके फिर मैं गार्ड भी रहा क्योंकि जब पासिंग आउट हो गया तो सेंटर में था, तो सेंटर वालों ने हमें गार्ड लगा दी। मैं जानूंगा, जैसे आप कह रहे हो कि वो लोग हमने जहाँ पर लाए, तो क्या आप लोगों ने उनको कोई बंदी वगैरह बना लिया था या किस तरीके से वो लाए थे आपने? देखो, जब दूसरे फौज के देश के फौज को कैद करके लाना तो बंदी होते हैं। अच्छा, उनको कैद करके लाना पड़ता है। उनका पूरा सिस्टम होता है कैदियों वाला। अच्छा। और कैदियों वाला उनके साथ सलूक किया जाता है। अच्छा। ये नहीं है कि उनको मतलब कोई बुरा सलूक किया जाता है, लेकिन जो कैदी के साथ बातचीत की जाती है, या उनके साथ जो सलूक किया जाता है, या उनकी जो प्रोटेक्शन है, या उनकी मतलब जो सिक्योरिटी है, वो कैदियों की तरह ही होगी। तो वो ग्वालियर में उनके लिए पूरा बंदोबस्त किया गया था, जेल बनाई गई थी। उसके अंदर मैं गार्ड भी रहा। एक मेरे ही साथ का, मेरे ही गाँव का हवलदार था आज़ाद खान, वो गार्ड कमांडर था। तो हम रिक्रूट ही थे, सेंटर में थे, तो उनके ऊपर हमने गार्ड डिप्टी दी। हिंदुस्तान को तो कोई जीत नहीं सकता। हमारा देश और हमारा फौजी इतना होशियार है, इतना ताकतवर है, कोई हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? मैंने फौज का मुझे पूरा तजर्बा है कि मैं बचा गया था और बूढ़ा होकर घर में आया हूँ। तो जो मेरी सीखने वाली ज़िंदगी थी, जो मैं सीखना चाहता, जो जहाँ तक इंसान सीखता है जवानी में, वो पूरा मैंने फौज में सीखा। इतना प्राउड है अपने हिंदुस्तान पे, इतना गर्व है। मैं बोलता हूँ हमारी इंडियन आर्मी कहते हैं ना कि अमेरिका, ये हम लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ताकतवर है, लेकिन हमारे से अमेरिका ताकतवर नहीं है अगर सोचा जाए तो। जितना लड़ाका हमारा फौजी है, भूखा लड़ेगा, प्यासा लड़ेगा, कि उसको ट्रेनिंग दी जाती है। हमने ट्रेनिंग की, कभी ट्रेनिंग के अंदर पानी नहीं पिया। अच्छा। घड़े का घड़े पहुँचाते हैं, लेकिन ट्रेन में कभी पानी नहीं पिया। इतना प्यास भी लगती, लेकिन हमने उसको बर्दाश्त किया और वही हमने लड़ाई के लिए तैयारी की कि हमें पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, खाने की भी नहीं पड़ती, हाँ भूखा लड़ते। तो कहाँ कहाँ रहे, कौन कौन सी स्टेट में आपने सर्विस की है? देखो, सबसे पहले जब मैंने ट्रेनिंग मेरे पास करी, ग्वालियर में 3 साल तक रहा, गार्ड भी रहा, जैसे मैंने आपको पहले बतलाया है। तो मेरी पहली पोस्टिंग हुई डलोजी में। अच्छा, डलोजी। हाँ, डलोजी के बाद जो है हम चला गए अरुणाचल में, जिसको पुराना नेफा कहते थे, वो मतलब अरुणाचल में चला गए। ये दूसरी पोस्टिंग थी। तीसरी पोस्टिंग फिर अरुणाचल से हमारे वहाँ से आई मिज़ोरम में। सन 76 के अंदर लाल डींगा हॉस्टल था, उसमें हॉस्टल बोलते थे। तो लाल डींगा जो है वो बाहर रहता था, उसका आगे जो चीफ था वो था लाल थिंगा। तो मिज़ोरम के अंदर इतना लड़ाई शुरू हो गया कि बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुआ। ये नहीं है कि मतलब देशों की लड़ाई, मतलब स्टेट के अंदर लड़ाई, हिंदुस्तान के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। तो वो लोग बड़े ख़तरनाक थे, उनकी मुश्क जब लगती थी तो बड़ा नुकसान पहुँचाते थे फौज को।
तो जो जब रिटायरमेंट है कितने साल के बाद, कितने साल में, मुझे लगता है कि आपने मुझे कहा भी है कि 30 साल हमने अपने मुल्क के लिए दिए हैं, तो कौन से सन में जो रिटायरमेंट थी वो हुई थी आपको? खैर मैं रिटायरमेंट के बारे में तो आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं पीरियड बताऊंगा हमने क्या क्या किया। मिज़ोरम के अंदर हमने 8 महीने जो है जंगलों के अंदर रहे। दिन रात हम चलते थे, सोए भी हम 2-2 किलोमीटर चलते थे। उन्होंने सिलेंडर किया, वो डराए में मतलब हम जो है श्रीनगर में पहुँचे। उन्होंने जब करगिल की लड़ाई हुई तो तब भी आप सर्विस कर रहे थे? सर्विस कर रहा था मैं उस टाइम पे। हम बाद में श्रीनगर पहुंचे, पूरी मतलब फौज पहुंच गई, अपना मतलब ऑर्डर मिल गया था पर से हमें कि आपका जो डिफेंस है उसको कवर कर लो। तो जब हम तैयार हो गए चलने के लिए, हम उस टाइम में असम में थे, मेघालय में, तो पूरा ऑर्डर मिल गया। कमांडिंग अफसर ने ऑर्डर दिया कि हमें जहाज़ जहाँ पे से मिलेगा, तो हमारा जो हमें सेक्टर मिला है वो मिल गया है। हम दुश्मन एरिया बता नहीं सकते कहाँ मिला है, वो हमें बिल्कुल तैयार बता कि वहाँ पे हमें वो सेक्टर मिल गया लड़ने के लिए, और पूरी फौज को तैयार कर लिया। जब बैठने की बारी तो सीज़ फायर हो गया। जब हमने तैयारी कर ली, जहाज़ में बैठना था तो सीज़ फायर हो गया, फिर हम वहीं पे रहे, मेघालय में रहे। और क्या कहोगे, कोई ऐसी याद कोई जो आज भी जुड़ी हो, मतलब 30 साल की जो सर्विस में कोई ऐसी याद है जो आज भी याद है? कोई अपने साथी जो आपके साथ थे, जिनके साथ बड़ा अच्छा उठना बैठना होता था? क्योंकि हैं तो सभी साथी थे जिनके साथ आप सर्विस कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसा आदमी जिसके साथ आप अपना दुख सुख शेयर करते थे, आज भी आपको कोई याद है, कोई ऐसा आदमी? देखो, मैंने 6.5 साल मेरी नौकरी हुई, तो मेरे एक लेफ्टिनेंट साहब थे, रामेश्वर राय साहब। तो राय साहब जो हैं वो मेरे प्लाटून कमांडर आए 11 प्लाटून के अंदर। तो वो फिर उनके साथ मैं काम भी करता, उनके साथ भी अच्छा लगाव हो गया। वो भी मुझे समझ गए कि ये अच्छा जवान है, तो मेरी भी उनसे मोहब्बत हो गई। तो फिर मैंने उनसे एक बात किया कि सर मैंने ऐसे ऐसे कि अरबी में डिप्लोमा की, मैं मौलवी की डिग्री किया है, तो फौज में तो मौलवी चलता नहीं कि जहाँ पे मतलब वो पढ़ाई नहीं चलती, जहाँ पे तो वो पढ़ा लिखा अगर जो है अरबी, वो तो अनपढ़ है फौज में। तो उन्होंने फिर मेरी हेल्प की कि ठीक है हम आपकी बात चलाएँगे आगे, मैं CO साहब से बात करूँगा। तो जब उन CO साहब ने बात की तो बोला पहले लाओ उनको हमारे पास, वो अपना जो उसके जो डॉक्यूमेंट हैं एजुकेशन के, जहाँ पे उन्हें वो हासिल किए हैं वो लाओ, और हमारे इंटरव्यू में लाओ। जब हमने बताए तो थोड़े दिन में ऑर्डर बता गया, और इनकी बैठ गया, कोर्ट बैठ गया, इंटरव्यू लिया, जज बैठ गए, जो भी मतलब सिस्टम है कि सिलेक्ट करने का आर्मी के अंदर, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। फिर 1 साल तक तो मेरा वेरिफिकेशन होता रहा, तो मुझे पता नहीं था कि मैंने बनना है या नहीं बनना है, क्योंकि सर्विस कम थी, आइडिया कम था। तो जब 6.5 साल तकरीबन हो गए मेरे, तो अचानक मेरा ऑर्डर आ गया कि एक सफाई से नैब सूबेदार का बन गया है डिब के अंडर। उस टाइम 2 डिब के अंडर थे असम नेफा में, तो पूरे डिब में हल्ला मच गया, कोई देखो सफाई से नैब सूबेदार बन गया। कि उस टाइम JCU की बहुत बड़ी वैल्यू थी, बहुत बड़ी इज्जत थी। इतना इज्जत था कि एक JCU स्टिक लेके चलता था, प्लाटून कमांडर। बड़ी इज्जत से नौकरी की, अच्छा लोगों से प्यार था। ऑफिसर कमांडर साहब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा चाहते थे, अभी भी मुझे घर में फ़ोन करते हैं। 2000 अगस्त में, सॉरी अच्छा 2000 में, हाँ 2030 अगस्त को मैं आउट हो गया आर्मी से, घर में पेंशन आ गया। अच्छा सर, जैसे बच्चे हैं आपके, कितने बच्चे हैं, क्या क्या करते हैं, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो जिस तरीके से आप अपनी नौकरी को जो एक्सप्लेन कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा करैक्टर रहा आपका भी, मुझे लगता है नौकरी के दौरान बड़ा अच्छा रहा है, बड़ी खुशी हुई सुन के भी। तो कितने बच्चे थे आपके सर, और क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पढ़े हैं वो? और अल्लाह तबारक ताला की इतना फजल करम हुआ मेरे कि जो मेरे बच्चों के अंदर खून है रगों में, वो मेरी इंडियन आर्मी का है। कि मैंने वहाँ पे वफादारी से, ईमानदारी से नौकरी की। तो मेरी 2 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं। लड़कियाँ दोनों बड़ी हैं, लड़के दोनों छोटे हैं। और जो मेरी ईमानदारी और वफादारी के दौरान जो मैंने सर्विस की है, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रखते हुए, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं बच्चों में मुझे आगे बढ़ा दिया। उन्हीं बच्चों ने बरकत। एक गांव में रहते हैं, मतलब गांव, आप भी गांव में रहते हो, जहां पे एक बड़ी गर्व की बात है हमारे एरिया के लिए भी, क्योंकि आपके बेटे ने KS क्लियर किया है। बड़ा मुश्किल होता है मुझे लगता है, तो क्या कहेंगे, कितना अच्छा लगा कि आज जो वो, मुझे लगता है कि सांबा में DSP हैं इस टाइम, तो कितना अच्छा लगा कि इतनी बड़ी पोस्ट पे जाना, क्योंकि ये बड़ा मुकद्दर की बात है जो उनको ये मतलब ये चीज़ मिली है। KS बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो क्या कहेंगे? देखो, ये जो चीज़ें मुझे मिली है, ये मुझे वफादारी की वजह से अल्लाह ने मुझे दी है। अल्लाह इंसान के दिलों को जानता है, वो इंसान की ज़बान को नहीं जानता कि इंसान ज़बान से कुछ बोलता है, दिल में कुछ होता है। हमारे दिल के अंदर ईमानदारी थी, वफादारी थी अपने देश के द्वारा। और मेरे दोनों बच्चे, मैंने 3 बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़ाए हैं, तो तीनों बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़े हैं, दोनों लड़के पढ़े हैं। बड़ा लड़का मेरा जो मर्चेंट नेवी में शिप का कैप्टन है। देखो, मैं क्या हूँ, एक छोटा सा सिपाही था। अच्छा, वहाँ पे वो भी कैप्टन है जो बड़े वाले हैं? जो बड़े वाला लड़का है वो शिप के अंदर कैप्टन है इस टाइम पे, वो जर्मन में है, वो शिप का कैप्टन है। तो छोटे वाले? और छोटे वाले ने मतलब KS किया, KPS किया, वो अभी DSP है सेंट्रल में सांबा के अंदर, SDPO है।
तो वो भी ये मतलब जो भी कुछ है ये ईमानदारी का फल है। सर हम भी इसी एरिया के रहने वाले हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपके बेटे का एक बहुत अच्छी इमेज है, बड़ा अच्छा नाम है, क्योंकि बड़ा अच्छी सर्विस दे रहे हैं लोग काफ़ी खुश हैं उनके ऊपर। जहाँ तक लोगों का सवाल है तो इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो जब आप लोगों को पता चलता है कि हमारे बच्चे की इतनी तारीफ़ हो रही है, बड़ी ईमानदारी के साथ सर्विस कर रहे हैं, तो सर तब कैसा लगता है? मैंने बच्चों को ये बतलाया था कि देखो बेटा, एक तो हराम की चीज़ घर में नहीं लाना, कि मैंने 90 रुपये में नौकरी की थी, आज जहाँ तक आप लोग पहुँचे ईमानदारी की वजह से। और दूसरा, हराम का पैसा मेरे पास घर में नहीं लाना है। और मदद इस इंसान की करनी है सच्चा है, जो सही है। जो बदमाश है, डाकू है, लटेरा है और करप्ट है और मतलब किसी का मर्डर कर दिया, उसको कभी नहीं बख्शना। बाकी वालों को छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं इंसान से, उनको कुछ नहीं बोलना, गरीबों की मदद करना है। कितना फ़र्क लगता है आपको, जो पहले आप मतलब आज से अगर 20 साल पहले का अगर देखा जाए तो आज में कितना फ़र्क है? क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई है, अपने एरियाज़ में काफ़ी डेवलपमेंट है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है सर? देखो, जहाँ तक डेवलपमेंट का तल्लुकात है, पहले हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा गरीब था। जो कुछ उनके पास है उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छे हैं, ईमानदार लोग हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त को समझते हैं, प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। इससे पहले हमारा बहुत ज़्यादा प्यार था। हम जो हिंदू मुसलमान का हमें पता ही नहीं था, ये कौन परसी वाला हमें कोई पता नहीं था, हमने कभी सुना नहीं। फौज में प्यार और मोहब्बत, घर में आते एक दूसरे से मिलते थे, ब्याह शादियों में जाते थे, एक रात पड़ी एक दूसरे के घरों में रहना, जहाँ भी वक्त हो जाना। मैं तो पानी तब तक नमाजी हूँ, फौज में भी पढ़ी, इधर भी। और नमाज तो हमारे पर फ़र्ज़ है। ये तो हम जब कब्र में जाएंगे तो तभी हम माफ़ छोड़ सकते हैं, माफ़ हो सकती है, बल्कि हमें ये माफ़ नहीं। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है। वो भी लोग पहले जगह नमाज़ पढ़ ली, भी ये कैसे नमाज़ पढ़ी, क्यों पढ़ी, ये अल्लाह का है। ये अल्लाह ने इंसान को ज़िंदगी दी, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, ज़मीन आसमान का बादशाह है, उसकी इबादत है। हम किसी नबी की, किसी पैगंबर की, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं, हम उनकी जो है कि उन्होंने जो हुक्म हमें सुनाए हैं अल्लाह के, उसको मानते हैं। हम नबी के हुक्मों को नहीं मानते, अल्लाह के हुक्म मानते हैं, जो अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया। प्रधानमंत्री साहब जो हैं, इनकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलते हैं। जो देखो कैसे लेक्चर देते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं। एक गलत आदमी भी सही रास्ते पे आ जाएगा, लेकिन नीचे जो चलाने वाले हैं वो कुछ मुझे गलत नज़रों में गलत आ रहे हैं, कि वो प्रधानमंत्री साहब के हुक्मों की नज़रअंदाज करते हैं। तिरंगा ये नहीं है कि कोई मतलब तिरंगा नहीं लगाएगा, तिरंगा तो हमारी जान है। हिंदुस्तान की ज़मीन हमारी जान है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान के लिए मतलब कुर्बानियाँ दी, कितनी कुर्बानी दी मुसलमानों ने। देखो हिस्ट्रियों में पढ़ के देखो ना, देखो तीनों को में इकट्ठी हुई तो अंग्रेज़ को भगाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अंग्रेज़ ने 200 साल राज कर दिया, बाहर का आदमी था, हमें कालों को चाहता ही नहीं था, अच्छी नौकरियां नहीं देते थे, हमें आगे नहीं बढ़ने देते थे, हमारी बात को सुनते नहीं थे। तो सब ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी और बहुत बड़ी कुर्बानी की दी। उन बुज़ुर्गों की कुर्बानी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हिंदुस्तान के बड़ी आज़ादी से जी रहे हैं। कोई डर नहीं है किसी का, कोई कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री साहब जो चला रहे हैं ठीक है, ऐसे एक अकेला प्रधानमंत्री क्या करे, सब लोग साथ देंगे तो कामयाबी होती है। वो मुझे जो है प्रधानमंत्री साहब की बातें बहुत पसंद आती हैं और मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं सही आदमी को पसंद करता हूँ। जो गलत है मैं उसको पसंद नहीं करता। जान तो अल्लाह ने निकालनी है, जान निकालने वाला अल्लाह है। जिस दिन मौत आनी है उसे कोई रोक नहीं सकता, तो जब नहीं आनी तो कोई कुछ नहीं कर सकता हैं। लेकिन जो इंसान सही है उसका हमेशा इंसान ने साथ देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री साहब को मैं इस बात की मुबारक देता हूँ, अच्छा लोगों को मोटिवेट करते हैं, सबको बराबर नज़र से देख रहे हैं सब। एक चीज़ मैं जानूंगा, जैसे कि आज बड़ी खुशी होती है कि आपके बच्चे बड़ी अच्छी जगह, क्योंकि आपकी बिल्कुल आपने जो सर्विस की है बड़ी ईमानदारी के साथ सर्विस को सरअंजाम दिया, इसलिए आपके बच्चे आज बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे है। हमें गर्व भी है और हमें खुशी भी है, हमारे इलाके की एक शान है आपके बच्चे। तो कुछ लोग आज युवा, कुछ लोग हैं जो जंग लोग हैं, जंग बच्चे हैं, हमारे सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द में काफ़ी बच्चे जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को भी नहीं मानते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इन लोगों को? लास्ट में यही पूछना चाहता हूँ कि क्या मैसेज दोगे इन बच्चों को, क्या पैगाम देना चाहते हो आप? बच्चों को सबसे पहले मैं ही, माँ बाप का जब कंट्रोल बच्चों पे नहीं रहता तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। शुरू से हम बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चों को सीधे रास्ते पे नहीं लगाते हैं। अगर बच्चा स्कूल में गया तो पेन पेंसिल चोरी करके लाएगा तो माँ बाप को कुछ करते हैं कि ये पेन पेंसिल आ गया, ये इसके काम आएगा, लेकिन वो इसके काम नहीं है, बल्कि उसने घर में आग लगा दी। वही पेन पेंसिल की चोरी जो है करते करते आज बच्चे हमारे वो उनको पैसा नहीं मिलता है, नशा करे, नौकरी नहीं मिलती है। क्यों भी करेगा, जब महल्ले वाले से नहीं मिलेगा फिर लोगों से डाकू डालेंगे। जैसे कल हमने एक सुना है वाक़ा कि लड़की फ़ोन करती करती आ रही, दोनों मोटरसाइकिल के लड़के आई यहीं के हमारे लोकल, वो लड़की का फ़ोन खो लिया और भाग गए, फिर पकड़ भी लिए।
तो ये ऐसे जो चोरियां बढ़ी हैं, बेरोजगारी भी है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो काम करना नहीं चाहते। काम करिए से एक बच्चा स्कूल में पढ़ा 20-30 साल तक, तो वो कहाँ काम करेगा। तो ये कि मैं प्रधानमंत्री साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा लोगों को रोज़गार दिया जाए, इंडस्ट्री एरिया खोला जाए जहाँ पे इंडस्ट्री की कमी है, बच्चों को प्राइवेट सेक्टरों में लगाया जाए ताकि वो खुद अपने खाने के लिए तो कमा लें। माँ बाप की बात वो आसमानों को फाड़ के पर चली जाती है, तो जब आसमानों वाला पकड़ता है इंसान को तो फिर घर में आग लगती है। जब घर में आग लगती है तो दाएं बाएं वाले जितने पुरुष वाले वो भी जलते हैं। एक चीज़ मैं जानूंगा इसी बात में से, जो औलाद है आजकल बहुत से जो औलाद है वो नाफरमान है, मतलब माँ बाप की, ये सबसे बड़ा क्या रीज़न है कि नाफरमानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो बीबी है वो घर वाले को नहीं मान रही है, जो औलाद है वो माँ बाप को नहीं मानती है। तो ये सबसे बड़ा जो नाफरमानी का ज़रिया क्या है, क्या मतलब क्या मेन आप क्या आइडिया लगाओगे जी, मेन कारण क्या है ये नाफरमानी का? देखो, दुनिया में जब तक दौलत नहीं होगी तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता, वो अमीर नहीं बन सकता, पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं हुआ तो फिर लोग बच्चे माँ बाप के नाफरमान बनेंगे कि बाप से मांगे वो उसके पास कुछ होगा नहीं, तो बच्चा बाप को गाली निकल, तुमने मुझे पैदा क्यों किया था, अगर तेरे पास पैसे नहीं थे मुझे क्यों जन्म दिया, अगर जन्म दिया था मेरा बंदोबस्त, मुझे पैसे चाहिए, तो बाप कहाँ से पैसे लाएगा। अब बच्चे जो है माँ बाप को क्यों मार रहे हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे देश के अंदर हमारे लोग हैं ये, तो इनको मजदूरियाँ दो ताकि अपना पेट तो पाल सकें। माँ बाप का तो खुदा ही हाफिज़ है। अभी कई लोगों को अपने बच्चों माँ बाप को मार रहे हैं, वो बेचारे रो रहे हैं, बड़े बड़े IAS अफसर रो रहे हैं, वो मरे गए कहाँ पहुँच गए हैं, यतीम खानों में। इसने जो है कि लोगों के ऊपर काबू करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, माँ बाप को भी बनाना चाहिए भी इनको थोड़ा रोक लो, जो तुम्हारे काबू में आने वाले उनको रोक लो, उनको मत आगे बढ़ने दो। जो बुराइयाँ के फैलने वाली हैं बच्चों को रोको, जो करने वाले हैं, जो कर चुके हैं बुराइयाँ वो तो हटेंगे नहीं। बहुत से पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि उनके बच्चे नशा कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा कहता है कि आप अपने बच्चे को कंट्रोल करिए, तो वो उसके ऊपर ही मुझे लगता है कि काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि मेरा बच्चा तो नशा करता नहीं है, बेशक कर रहा है। तो बात है ये बात सही है। कई लोगों को माँ बाप को पता है कि वो बच्चे साथ झूठ बोलते हैं कि कसम करते हैं मैंने कुछ नहीं किया, इतना माँ बाप को यकीन रहेंगे वो कहेंगे मेरा बच्चा है नशा। ये पड़ोस वाला दुख करता है, मेरा बच्चा कमा के रहे, ये दुख करता है, लेकिन वो बच्चा गया गलत है, तो लेकिन उसी के चक्कर में वो बच्चा बर्बाद हो जाता है। वो बच्चा बर्बाद है। बाप फिर सपोर्ट करता है कि मेरा बच्चा सही है, ये पड़ोस वाला तो मेरे साथ जिद कर रहा है, ये दुख कर रहा है, मेरा बच्चा पैसे कमा के ला रहा है, तो ये मतलब उनके साथ शरारतबाजी कर रहा है। तो माँ बाप को पता नहीं होता, वो माँ बाप जो है बच्चों की सपोर्ट करते हैं, बच्चा वही सपोर्ट लेकर के ख़राब हो जाता है। शुक्रिया जी, बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। मैं बहुत मेहरबानी। एक चीज़ तो मैं जानूंगा कि बहुत सी बातें तो आपके पास बहुत है, मुझे भी पता है कि काफ़ी टाइम आप बाहर ही रहे हो, लेकिन टाइम की किल्लत है। मुझे लगता है आपके पास हम यही सोचेंगे कि हम आपके पास आते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो भी आपके पास बात होगी वो ज़रूर हम आपसे सुनने की कोशिश करेंगे। मेरे पास बहुत सी बातें हैं, अभी गांव की भी है, कुछ डेवलपमेंट की भी हैं। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट की है। अभी जितने अच्छे रूट मतलब बीजेपी सरकार के दौरान में बने हैं, इतने मैंने पहले नहीं देखे। पहले भी बनते थे, अच्छे रूट बने, अच्छी लुक डाली, ईमानदारी से काम किया है। लेकिन अभी जो आगे जो जुम्मेदार हैं, ये जो बैठे हैं ना D ते C ते B हैं, इनका काम होता है फील्ड में घूमना। ये थे सूबेदार मोहम्मद यूनुस जी। इन्होंने काफ़ी बातें कही हैं, ख़ास तौर पर युवाओं को लेकर कि उनसे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपील की है कि ख़ास तौर पर युवाओं को नौकरी दी जाए, क्योंकि जो युवा हैं वो बहुत से ऐसे युवा हैं जो नशों में लिप्त हो गए हैं, पढ़ लिख कर मुझे लगता है कि नौकरियों की तलाश में हैं। उनको इन्होंने ये अपील की है कि ये बहुत बड़े खड्डे जो हैं, ये बड़े खड्डे जो रास्तों में हैं, इनको भरने का काम किया जाए। और इनकी यही अपील थी। इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम काफ़ी एरिया में जो घूमे हैं, काफ़ी एरियाज़ में इन्होंने नौकरी की है अपने मुल्क के लिए, इन्होंने काफ़ी टाइम दिया, 30 साल इन्होंने दिए हैं। और इनकी यही अपील थी, सबसे यही अपील थी कि जो माँ बाप हैं, माँ बाप बच्चों का जो अगर कोई बच्चा नशा कर रहा है तो वो छुपाइए मत, प्लीज़ उस चीज़ को सामने लाइए और कोशिश करिए कि वो बच्चा नशा छुड़ाने में जितनी कोशिश होती है इतनी कोशिश करिए ताकि आपका बच्चा बच सके। और इनका ख़ास यही संदेश था कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण करिए, अच्छे तरीके से उनको रखिए ताकि आपके बच्चे बड़े होकर किसी की मदद कर सकें, कोई अच्छा काम कर सकें। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।